दीपशिखा का जीवन नरक की तरह हो गया था। उसे हर दिन उन कांटों के ऊपर से गुजरना पड़ता, जिससे उसका तन और मन दोनों छलनी हो जाते। लेकिन शायद उसकी नियति भी ऐसी बन गई थी कि वो उन कांटों से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, हाँ भाई, लेकिन क्या तुम इस बोतल की शराब से भी ज्यादा नशीली हो क्या? ये कहकर वो आदमी दीपशिखा को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लेता है। दीपशिखा का चेहरा बता रहा था कि उस आदमी का इस तरह उसे बाहों में भरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस कदर मजबूर थी। वो आदमी पूरी रात उसके सम्मान को रौंदता रहता है और वो चुपचाप किसी मृत की तरह बिस्तर पर लेटी रही। अगली सुबह, ये लो पूरे 10,000 रुपए, और अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुझमें शराब से भी ज्यादा नशा है। दीपशिखा उन पैसों को उठाती है और टैक्सी से अपने घर की ओर चली जाती है। घर में घुसते ही निर्मला और सूर्या उसके सामने खड़े होते हैं। दीपशिखा सारे पैसे उसके हाथ में रख देती है। निर्मला उन पैसों को गिनने लगती है। 1 2 3 5 8 9 10। पूरे 10 ही दिए थे ना, या ज्यादा भी दिए उसने? जितने दिए वो सारे के सारे मैंने आपको दे दिए। सुन, जल्दी से फ्रेश हो जा, अभी फिर से तुझे काम पर जाना है। फिर से? अभी 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 तो आई हो। अभी आई हो तो क्या करूं? देख, यही उम्र है, पैसे कमा ले, अगर जवानी ढल गई तो कोई नहीं पूछेगा। और सुन, ये वाला सेठ बहुत पैसे वाला है। 25 में डील हुई है, 15,000 एडवांस में ले लिए मैंने, बाकी के सारे पैसे संभाल कर लेती आना। कुछ देर बाद एक सेठ की बड़ी सी कार निर्मला के दरवाजे पर आकर रुकती है। दीपशिखा उस कार में बैठ जाती है। उस महंगी कार में बैठी दीपशिखा रास्ते में आते जाते लोगों को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उन आंसुओं ने सब्र का दामन थाम रखा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति पर गई जो पंछियों को बेच रहा था। सारे पंछी पिंजरे में कैद थे। सेठ, जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? जरा सा एक काम है सेठ, गाड़ी रोकना प्लीज। सेठ ने अपनी कार रोकी। दीपशिखा कार से नीचे उतरती है और उस पंछी बेचने वाले के पास जाती है। ग्राहक को अपनी ओर आता देख वो बहुत ही खुश हो जाता है। आइए आइए, कौन सा पंछी चाहिए आपको? ये पीला वाला या ये लाल वाला? मैं तो कहता हूँ इसे ले जाइए आप, ये बहुत ही शांत पंछी है। शांत है? तभी तो पिंजरे में है। अब क्या कहा आपने? कुछ नहीं। कौन सा पंछी दूं आपको? ये सारे। सारे? दीपशिखा की बात सुनकर पंछी वाला आश्चर्य से भर जाता है। हाँ सारे। कितने पैसे हुए इन सभी के? 6,000। दीपशिखा सेठ से बाकी पैसे लेकर आती है और उन सारे पंछियों को खरीद लेती है और दुकानदार के सामने ही उनका पिंजरा खोलने लगती है। अरे ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे तो ये उड़ जाएंगी। इन्हें उड़ाना ही तो है, नील गगन में आजाद करना है इन्हें। दीपशिखा ने एक एक कर सारे पिंजरों के ताले खोल दिए और सभी पंछियों को उड़ा दिया और देर तक उन्हें देखती रही, उड़ते हुए, पंख पसारते हुए, आसमान को छूते हुए। उनकी आजादी की खुशी दीपशिखा के चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सेठ ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। दीपशिखा ने उसकी ओर देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। चलिए सेठ। सेठ की कार उसके घर की ओर तेज गति से चल पड़ी। दीपशिखा एक बार फिर से सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगी और पुराने दिनों की याद में खो गई। क्या कर रहे हो अमन? कोई आ जाएगा। कौन आएगा? कोई भी। तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अपनी बीवी के साथ रोमांस करना कोई गलत काम तो नहीं है, और मैं तो तुम्हारा पति भी हूँ और आशिक भी। ये कहकर उसने दीपशिखा को गले से लगा लिया। तभी दीपशिखा की सास निर्मला की आवाज आई। बहू, बहू। जी 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 माँ जी। अपनी माँ की आवाज सुनकर अमन ने भी दीपशिखा को तुरंत छोड़ दिया। उसे ऐसा करते देख दीपशिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ मिस्टर आशिक? निकल गई सारी आशिकी? तभी निर्मला रसोई में आ गई। उसने अमन को वहां देखा तो, अरे तू कब आया ऑफिस से? बस माँ, अभी अभी आया हूँ। और आते साथ रसोई में आ गया? पहले तो मेरे पास आता था ऑफिस से आकर। यही फर्क होता है बीवी और माँ में। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके पास ही आने वाला था। अच्छा, ये सब छोड़। आज तो तुझे तनख्वाह मिलने वाली थी ना, मिली कि नहीं? हाँ माँ, मिली है ना, ये लो। अमन ने माँ के हाथों में कुछ कैश पैसे दिए और एटीएम भी दे दिया। निर्मला अमन की सौतेली माँ है। उसका प्रभाव अमन पर बहुत ज्यादा है। वैसे तो वो अमन का कभी भला नहीं चाहती, लेकिन ऐसा दिखावा करती है कि उससे सगा उसका कोई नहीं है।
निर्मला की ये बात भोले भाले स्वभाव वाले अमन को कभी नहीं पता लगी। उसके लिए तो उसकी सौतेली माँ ही सब कुछ थी। दीपशिखा भी निर्मला की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। एक दिन निर्मला का भाई सूर्या कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ रहने आया। सूर्या के रंग ढंग दीपशिखा को बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे ऐसा लगता कि सूर्या उसे हमेशा घूरता रहता है या जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। अरे तेरी गलत फहमी है दीपशिखा। भला सूर्या मामा तुम्हारे करीब आने की कोशिश क्यों करेंगे? पता नहीं अमन, लेकिन मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अरे पगली डर मत, मैं हूं ना। अमन ने ये बात कह तो दी कि मैं हूं ना, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी के आगे आने वाले पल में क्या लिखा है। उस रोज वो ऑफिस तो गया, लेकिन जब वो लौट कर आया तो वो मृत था। उस दिन वो ऑफिस के लिफ्ट में फंस गया था और जब तक उसे निकाला जाता वो मर चुका था। अमन, अमन, अरे कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अरे तुम तो कहा करते थे मैं हूं ना। अरे क्यों झूठ बोला तुमने, क्यों? अमन के जाने के बाद दीपशिखा के जीवन में दुखों ने प्रवेश कर लिया था, लेकिन वो दुख भयानक दर्द में बदल जाएगा उसे नहीं पता था। अमन के जाने के बाद निर्मला दीपशिखा को बहुत टॉर्चर करने लगी। यूं कहीं कि निर्मला अपने असली रूप में आ गई। अमन तो मर गया, कभी सोचा है कि घर कैसे चलेगा? 50 तरह के खर्चे हैं, वो पूरे कैसे होंगे? और ये घर भी तो लोन पर है, वो लोन कैसे चुकेगा? माँ जी, मैं नौकरी कर लूंगी ना। देख, नौकरी वोकरी से कुछ नहीं होगा, बड़ा कुछ करना होगा, तभी सारी चीजें सही होंगी। दीपशिखा को पता नहीं था कि वो बड़ी चीज अपने आप को बेचना था। जब उसने उसका विरोध किया तो सूर्या और निर्मला ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। देख, तुझे हमारे हिसाब से चीजें करनी ही होंगी। अगर नहीं किया तो जान से मार देंगे तुझे और नाले में फेंक देंगे। दीपशिखा को उसकी सास और सास के भाई सूर्या ने एक दलदल में डाल दिया था। वो बेचारी चाहती तो थी उससे निकलना, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी और हर दिन उसका तन और मन दागदार हो रहा था। उसे अब अपने आप से घिन सी आने लगी थी। उस सेठ की महंगी सी कार में बैठी वो खुद को पिंजरे की चिड़िया की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन उसे आजाद होना था। सेठ, जरा गाड़ी रोकना। अब क्या हुआ? बार बार गाड़ी क्यों रुकवा रही हो? एक काम याद आ गया सेठ, प्लीज रोको ना। सेठ ने अपनी कार रोकी और जैसे ही उसने अपनी कार रोकी, दीपशिखा पूरी ताकत लगाकर भागने लगी। अरे कहाँ भाग रही है तू? अरे रुक रुक। अरे मैंने एडवांस में पैसे दिए हैं तेरे लिए और तूने भी तो पैसे लिए मुझसे। रुक जा। दीपशिखा ने अब उन पंछियों की तरह आजाद होने का सोच लिया था। अब उसे किसी का डर नहीं था। वो भागती भागती पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर दया को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर दया को जब ये पता लगा कि कैसे एक सास अपनी विधवा बहू का व्यापार कर रही है, वो गुस्से में भर गया। अपनी टीम के साथ वो तुरंत दीपशिखा के घर गया और निर्मला और सूर्या को गिरफ्तार कर लिया। साहब, हम लोग निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। हाँ। सूर्या की बात सुनकर इंस्पेक्टर दया ने सूर्या को 4-5 थप्पड़ खींचकर मारे और कहा, अरे अपनी मर्जी से कोई अपनी आत्मा का सौदा नहीं करता। तुम लोगों ने उसे मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखो, जितना दर्द उसने सहा ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द तुम लोगों को जेल में मैंने नहीं दिया ना, तो मेरा नाम इंस्पेक्टर दया नहीं। दीपशिखा अब आजाद थी। उसके पंख जो कुतर दिए गए थे और उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया था, अब उसके पंख फिर से निकल आए थे। दीपशिखा आज एक मॉल में जॉब करती है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही है। हालांकि पुराना दर्द कभी कभी उसे तकलीफ आज भी देता है। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।